हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। टुडे इज बिहार दिवस। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस 2010 से मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। सो आज के दिन हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हमें कुछ बिहार के बारे में जानने का। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक्स की टीम ने आपको बिहार के बारे में बताने का सोचा है। So I will start with the legacy of Bihar from ancient times. Bihar is said to be the cradle of civilization क्योंकि ancient time से ये सीट ऑफ पावर रहा है। So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिहार के बारे में। So सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है किसी के भी माइंड में, दैट इज अबाउट द टर्म बिहार। तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? आप जानते होंगे कि बुद्धिज्म बिहार से ही डेवलप हुआ था और वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो कहीं रहते थे, उसको बोलते थे मोनास्ट्री। जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती थी उनके सेंस के रहने का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने का, दैट प्लेस वाज कॉल्ड विहार। और वही विहार बाद में बिहार टर्म हो गया। इसलिए आप जनरली देखते भी होंगे बिहार के लोग वह जनरली बहुत कम बोलते हैं, वह को मोस्टली ब ही बोलते हैं। सो दैट कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम आवर एंशिएंट लिगेसी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उसकी ज्योग्राफी बिहार की, सो गैंगेटिक प्लेन्स में लाई करता है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपके एग्रीकल्चरल लैंड को बहुत ही फर्टाइल बनाती है। एंड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल बिहार हैड बीन द ब्रेड बास्केट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस। ऐसा इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण था। साथ में आयरन ओर्स भी मिलते थे जिसके कारण कल्टीवेशन रिलेटिवली इजियर होता था। जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे एग्रीकल्चर के लिए उसकी इजिली मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी। सो दैट वाज द लेगेसी ऑफ बिहार। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एंशियंट टाइम से ही बिहार सीट ऑफ पावर रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी एंड कल्चर। सो पॉलिटी के टर्म्स में अगर आप देखोगे, सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ मौर्यन एम्पायर, यू माइट हैव हर्ड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक एंड सो ऑन। साथ में आपने जैन धर्म और बुद्धिज्म के बारे में भी जाना होगा। सो उन्हीं सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी हैव द कंटेक्स्ट दैट बिहार वाज द पावर सेंटर। सो इन दिस वीडियो आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग हाउ दिस वाज द केस फॉर बिहार। सो कमिंग टू एंशिएंट रूट्स, दैट इज अबाउट द महाजनपदास। महाजनपदास का मतलब ये हुआ कि जो किंगडम्स थे उस समय उनमें 16 पावरफुल किंगडम्स थे जिनको महाजनपदास बोला गया, जिसमें से 3 किंगडम बिहार में थे। वन वाज अंग प्रदेश। अंग प्रदेश आपने महाभारत में सुना होगा, दैट वाज रिलेटेड टू कर्ण। सेकेंड वाज मगध। मगध यही वो किंगडम है पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी, वही जो जिसके अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ये लोग रूलर हुए थे। थर्ड इज लिच्छवी रिपब्लिक। लिच्छवी वन ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक किंगडम था जहां पे एक कन्फेडरेसी होती थी और उस कन्फेडरेसी में चूज किया जाता था इलेक्ट करके। ओके, सो विलेज चीफ्स यूज टू इलेक्ट देयर ओन रूलर। उनके ऊपर जो मेन रूलर होंगे दैट वाज फ्रॉम द लिच्छवी किंगडम। सो लिच्छवी किंगडम के जो मेन रूलर होंगे उनको चिफ्टन्स चूज करते थे, यानी कि विलेज के जो हेड हैं वो चूज करते थे। फाइन। और इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध। सो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट द गोल्डन एज। कमिंग टू द गोल्डन एज, दैट इज अबाउट द मौर्यन एम्पायर। सो यहाँ पे आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल आप परिकल्पना करते हो यूनिफाइड इंडिया यानी अखंड भारत की। सो ये जो मौर्यन डायनेस्टी है दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाणक्य।
जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनका मोस्ट पॉपुलर नाम आप जानते हो, कौटिल्य। कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज नॉट द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज द बुक ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट। उसमें मेनली बताया गया है कि एक रूलर को कैसा बिहेव करना चाहिए, उनकी एथिकल कंडक्ट के बारे में, उनका टैक्स रेट क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश किए थे बाय द कंक्वेस्ट। उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मीनिंग जो भी आप नेपाल की बात करते हो, बांग्लादेश की बात करते हो, भूटान की थोड़ा बहुत बात करते हो, पाकिस्तान की बात करते हो, कुछ लोग कंसीडर करते हुए अफगानिस्तान की बात करते हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक्सपेंशन ज्यादा हुआ था उस समय, और एक तरह से समझो फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लेटर टाइम पीरियड पे जैन धर्म को अपना लिए थे। जैन धर्म में एक टर्म होता है दैट इज सल्लेखन। सल्लेखन में आप सेल्फ स्टार्वेशन से आप अपना जो आत्मा है, अपनी आत्मा को उसको त्यागते हो, और यही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने करके अपनी मतलब एक तरह से समझ लो महा मोक्ष को प्राप्ति किया था। ठीक है, नाउ इनके जो बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार ने उस अपने टेरिटरी को मेंटेन किया, लेकिन उससे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने आजीविका सेक्टर को बहुत प्रमोट किया। और अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट के बारे में तो जानते ही हो कि ये बुद्धिज्म को बहुत मानते थे। अब जो भी आप अखंड भारत की बात करते हो, अशोक का जितना जीता हुआ साम्राज्य था, उसी साम्राज्य को आप आज अखंड भारत के रूप में पेश करते हो। अब ये अखंड भारत यानी अशोक का जो टेरिटरी था, वो टेरिटरी इतना बड़ा था, और इससे उतने से बड़ा अभी तक इंडिया का कोई भी रूलर उतना जीत ही नहीं पाया, उतना किसी ने रूल ही नहीं किया। अब यहाँ पे अशोका क्या इस मिलिट्री कंक्वेस्ट के कारण ग्रेट थे? देन आई वुड से नो, ही वाज ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस, हिज आइडियोलॉजी ऑफ पीस, हिज आइडियोलॉजी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, जो कि बाद में हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव बनी थी। यहाँ पे आप अशोकन पिलर देख रहे हो, लौरिया नंदनगढ़ का लिया हुआ है। इसका पर्पस क्या था? अशोका ने धम्म के बारे में बात किया, दैट मीन्स स्प्रेड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। ओके, इसके बारे में डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। सो कलिंगा वार के बाद जब अशोक को बहुत गिल्ट हुआ, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और यहां से पीस की उन्होंने बात करनी शुरू की। दैट वाज द रीजन व्हाई अशोका इज कॉल्ड ग्रेट। ओके, सो ये आपके इसी कारण से गोल्डन पीरियड कहा जाता है। प्लस में इसके अलावा अगर आप देखोगे, उस टाइम पे बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा जोर शोर चला था, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, प्लस एग्रीकल्चर बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, प्लस जो भी लोग थे, जो भी सब्जेक्ट्स बोलते थे उस समय प्रजा, उनके पास बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन थी, इसलिए मौर्यन एम्पायर को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। आप आते हैं स्पिरिचुअल हार्टलैंड पे। सो मैंने बात किया था आपसे कि दैट इज द स्पिरिचुअल सेंटर, तो यही है स्पिरिचुअल सेंटर की। ये जो आप देख रहे हो दैट इज द टेम्पल जो कि आपके बोध गया में है। यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। ओके, सो दैट वाज द कंटेक्स्ट, जिसको आप सुप्रीम एनलाइटनमेंट टर्म से जानते हो। जैनिज्म के बारे में देखोगे, सो लॉर्ड महावीर 24th तीर्थंकर, यही आपके वैशाली, जहां लिच्छवी का जो कैपिटल हुआ करता था, वहीं पे उन्होंने जन्म लिया था। एंड ही अटेंड निर्वाण, निर्वाण मीन्स हिज मोक्ष की प्राप्ति, तो वो पावापुरी में उन्होंने लिया था अपना निर्वाण का। ठीक है,
यही वो पीरियड था जहां से जैनिज्म आपकी फ्रंट लाइन रिलीजन के रूप में पेश आना शुरू हुआ था। क्या कल्चर पे ही जोर देना काफी था? नहीं। आप अगर बात करोगे तो आपको ग्लोबल लर्निंग, एजुकेशन के बारे में बात करना जरूरी है। यहां पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, दैट इज अबाउट द रूम्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। एक आया रूलर बख्तियार खिलजी, तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, और उसके नाम से हम लोग रेलवे स्टेशन, जगह के नाम रख रखे हैं। सोचो, उसके नाम अभी तक चेंज नहीं हुए, बाकी जगह के चेंज हो गए हैं। कमिंग टू दिस, नालंदा यूनिवर्सिटी ये वर्ल्ड का फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जिसमें कि ऑन एवरेज 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे। और ये आपके जो साउथ ईस्ट एशिया की जो बात करते हो, उस कंट्रीज में के ज्यादा लोग थे, लाइक कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सारे। चाइना के लोग होते थे, कोरिया के लोग होते थे, ये सारी कंट्रीज से लोग ज्यादा होते थे क्योंकि बुद्धिज्म का उस समय एक तरह से सेंटर था। ओके। एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला। विक्रमशिला वही आपका अंग प्रदेश, जो कि अभी भागलपुर वाला एरिया है। सो दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के। और ये सेंटर बना था तांत्रिक बुद्धिज्म का, जिसमें कि आप देखोगे तांत्रिसिज्म, जो कि ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। देन कमिंग टू आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में तो सब लोग जानते ही हो, इन्होंने शून्य की खोज की थी, and that made the calculation very easy. So if you look at these cases, then you can see that विश्व गुरु का लिगेसी ये नालंदा यूनिवर्सिटी ने ही बना रखा था, नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और तीसरी इनकी कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दैट वाज इन अफगानिस्तान। सो अगर विश्व गुरु बनना है तो हमारा इस तरह का यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहां पे बाकी जगह के लोग आकर वहां पे पढ़ाई कर पाए, रिसर्च कर पाए, कुछ ऐसा जानकारी दे पाए। उस तरह का हमारा करिकुलम होना चाहिए, इस तरह की हमारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। नाउ आई विल मूव टू द ट्रांजिशन टू द मिडियल पीरियड। अब यहाँ पे जो आप डिस्कशन देखोगे, 12th सेंचुरी में, यही बख्तियार खिलजी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने इतने रेड्स किए जहां से एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया और नालंदा यूनिवर्सिटी वहां से डाउनफॉल पे चली गई। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम जो बिहार की लिगेसी थी उस पे धक्का लगा था, एक तरह से समझो। और यहां से पॉलिटिकल पावर बनना बिहार अब थोड़ा खत्म होने लगा। देन केम द पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी यही वो रूलर हैं जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था। सोचो, मुगल अपने पीक पे हैं और इन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। एक जो आप बहुत पॉपुलर रोड देखते होंगे कनेक्टिंग बंगाल टू पेशावर, दैट मीन्स बंगाल अभी का बांग्लादेश वाला रीजन, वहां से लेकर आप पाकिस्तान तक। सो इतनी बड़ी रोड डेवलपमेंट उस समय, चाइना का ये जो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये अभी का कंटेक्स्ट है। सोचो, बिहार में शेरशाह सूरी ने ये कंसेप्ट 1540 में दे रखे थे। ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ द लेगेसी ऑफ बिहार इन दिस टाउन। और शेरशाह सूरी जिस रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे, तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये पहले जो रूट बना था, दैट वाज बिल्ट एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सबसे पहले यूनिफाइड इंडिया उन्हीं के टाइम पे आया था। सो उनको अपने अलग अलग टेरिटरी में जाने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ के लोग का कैसा चल रहा जीवन, वहाँ पे कोई अटैक तो नहीं कर रहा, सो टैक्स कलेक्ट करना है, उसके लिए उन्होंने रूट्स बनाए थे। वो रूट्स बाद में एक तरह से मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए सही तरीके से, आप समझो कि सड़क का निर्माण ये शेरशाह सूरी के टाइम पे हुआ। बीच में कितने शासक आए, थोड़े बहुत रोड्स का डेवलपमेंट उन्होंने किया, लेकिन इतने लेवल पे नहीं कर पाए।
सोचो क्यों नहीं कर पाए, अगर उस समय करते तो हमारा जो उस समय की इकोनॉमी थी कितनी ज्यादा तेजी से और ग्रो कर रही होती। अल्दो उस समय के तो एक तरह से समझो हमारी इकोनॉमी 1/3 ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट करती थी। ओके, सो दैट वाज द केस। कमिंग टू द लेटर पीरियड 1666, यहाँ गुरु गोविंद सिंह का बर्थ हुआ था, दैट ही वाज 10th सिख गुरु। So you can see that Sikhism is also associated with Bihar. यहाँ पे उनके बर्थ प्लेस पे अब पटना साहिब गुरुद्वारा है। ये जो आप देख रहे हो फोटो, दिस इज अबाउट शेरशाह सूरी टूम, और वो उन्होंने खुद ही बनवा रखा था पहले आर्टिफिशियल लेक के बीच में। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न कंटेक्स्ट, मॉडर्न कंटेक्स्ट में जब हम डिस्कशन करते हैं, वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश एरा, और उसके लिए जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे उस पीरियड की बात करते हैं। सो इफ यू लुक एट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया which was converted into mass movement, that mass movement came because of महात्मा गांधी। और गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा चंपारण में ही बने थे। His first experiment with the truth, first सत्याग्रह movement, he started at चंपारण 1917 में। और वहां पे जो आंदोलन था, दैट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस यू कैन से। सो ब्रिटिश के अगेंस्ट उस समय इतने मास मोबिलाइजेशन करना एक दुबले पतले इंसान के लिए सोचो कितना बड़ा बात था। एंड द ब्रिटिश रूलर्स हैड टू एग्री टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। पीपल के डिमांड क्या थे, यहाँ के कंटेक्स्ट समझना। देयर वाज 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघे में 3 कट्ठा। सो 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठा आपको क्या करना है, इंडिगो का प्लांटेशन करना है, नील का प्लांटेशन करना है। तो इससे नुकसान है क्या, ये तो कैपिटल की तरह काम करेगा आपका, क्योंकि ये कॉमर्शियल क्रॉप है। तो कॉमर्शियल क्रॉप है, एक तरह से तुरंत रिटर्न आ जाएगा, सो इट शुड बी गुड। लेकिन ब्रिटेन की जो पॉलिसीज रही थी वो एक्सप्लॉयटेटिव रही थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, समझो जरा। सबसे पहले आप अगर इंडिगो का देखोगे, सो उनके प्लांटेशन से एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी गिर जाती थी। स्टार्टिंग में मैंने बात की कि गंगेटिक प्लेन्स। सो अगर चंपारण का एरिया देखोगे, सो चंपारण के में रिवर्स जो देखोगे मेनली डोमिनेट करती है गंडक रिवर, और गंडक रिवर बहुत फर्टाइल रही है वो भी। सो फर्टाइल लैंड की फर्टिलिटी कम होती है 3 कठिया सिस्टम के आने से, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो मैनिपुलेशन करते थे प्राइसेस की, मैनिपुलेशन करते थे लोन्स का, और इससे क्या करते थे, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे कम दाम में सामान खरीद कर। और कम दाम में उनकी पॉलिसी के कारण हुआ ही था। तीसरी कंडीशन क्या आ गई, उस समय सिंथेटिक डाइज आने शुरू हो गए थे। सो आर्टिफिशियल डाइज आने शुरू हुए तो ग्लोबल प्राइसेस कम हो गया, इंडिगो की प्राइस कम हो गई तो ग्लोबल मार्केट में भी प्राइस कम हो गया। यानी कि अगर इन सारे एक्सप्लॉयटेशन से कोई बच भी गया तो भी उसको ग्लोबल मार्केट में भी पैसे नहीं मिल रहे। यानी कि इंडियन मार्केट से जो एक्सपोर्ट करके जाने वाला था वहां पे डिमांड कम हो गई, डिमांड कम कहो या खत्म ही कहो हो गई, जिसके कारण उनके पास बायर्स नहीं थे। और इन्होंने जबरदस्ती बोल रखा है 3 कट्ठे आपको इंडिगो प्लांटेशन करनी है, उसके पास बाई करने के कंज्यूमर्स नहीं है। दैट वाज द मेन रीजन, यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कांग्रेस के जो एनुअल उनका मीटिंग होता था, सो 2-3 मीटिंग्स में गांधी जी को वो कंपनी की है और इंतजार करते रहते थे कि अब गांधी जी मुझसे मिलेंगे। और उसके बाद गांधी जी उससे उनसे प्रभावित हुए, एंड देन ही एग्रीड टू कम टू चंपारण, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। एंड दैट केम एट द बेस्ट डिसीजन ऑफ महात्मा गांधी एंड फॉर इंडिया। और वहीं से हमारे मास मोबिलाइजेशन की बात शुरू हुई, मास मूवमेंट की बात शुरू हुई, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस में मेन योगदान, मेन फाउंडेशन रहा, एक तरह से आप कह सकते हो। एंड देयर केम टू बी द टर्म महात्मा फॉर
महात्मा गांधी। तो इसलिए आप मोहनदास करमचंद गांधी को आप महात्मा गांधी जो बोलते हो, सो दैट इज बिगिन बिकॉज ऑफ चंपारण सत्याग्रह। ओके, नाउ कमिंग टू मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार में जो फॉर्मेशन की डिस्कशन करोगे, सो दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब हमारा कैसे हमारा देश काम करेगा, क्या हमारे रूल्स होंगे, और टेम्पररी पीरियड के लिए जो हमारा एक तरह से सदन था, हाउस, उसके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन, सो ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 में, और वो कंजिक्यूटिवली 2 टर्म तक प्रेसिडेंट रहे। फिर हेल्थ उनकी पुअर हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, एंड इन 63 आई गेस ही डायड। ओके, सो दैट इज द लीगेसी ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इज फ्रॉम सीवान। जेपी मूवमेंट, ही इज फ्रॉम सारण, दैट इज छपरा। सो इनका आधा घर एक तरह से समझो यूपी में, आधा घर इनका बिहार में है। सो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, दैट इज कॉल्ड टोटल रिवॉल्यूशन। सो जेपी मूवमेंट का ही लेगेसी है, जो कि बिहार और यूपी की पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो गई, एंड देयर केम द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया देयर वाज नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई विद द पार्टी जनता पार्टी। ठीक है, सो उस समय 1977 में जो कांग्रेस ओवरथ्रो हुई थी, इंदिरा गांधी हार गई थी, दैट वाज द लेगेसी ऑफ जेपी मूवमेंट। और यहीं से जो आप बिहार की पॉलिटिक्स की देखोगे, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान और भी बहुत सारे नेता हुए, वो सारे जेपी मूवमेंट से ही निकले। सिमिलर पैटर्न रहा यूपी में, एक तरह से कह सकते हैं इनका समाजवादी मित्र राम मनोहर लोहिया। सो लोहिया, जेपी और उनके कंटेम्पररी में कर्पूरी ठाकुर, इन तीनों का एक लेगेसी चला, जो कि सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट पार्टीज का राइज स्टार्ट किया। एंड देन देयर वाज द केस कि कांग्रेस बिहार, यूपी जैसे जगह से गायब ही हो, और आज भी आप देख ही रहे हो। नाउ कमिंग टू द कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी में छठ पूजा, आप लोग ठेकुआ तो खाए ही होंगे, नहीं खाए हो तो अपने एक बिहारी दोस्त रखो, और छठ पूजा का प्रसाद में ठेकुआ जरूर खाना। मधुबनी पेंटिंग, ये जो आपको मधुबनी पेंटिंग दिख रही है, ये मधुबनी पेंटिंग डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करने की थी। 1934 में व्हेन देयर वाज अर्थक्वेक, उस समय पता चला कि लोगों के जो घर हैं उसके वॉल्स पे कुछ पेंटिंग बनी गई है, और वो पेंटिंग बहुत अच्छा लगा था। दैट वाज योर मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग इज द लेगेसी ऑफ मिथिला रीजन, मधुबनी। ठीक है, सो ये जो देख रहे हो, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसके जितने भी कलर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे कलर्स नेचुरल हैं, यानी नेचुरल डाइज हैं। हो सकता है आपका अगर रेड कलर यूज करना है, सो आप मान लो कि रेड कलर का कोई भी आप बीटरूट जैसे कुछ यूज कर सकते हो, फल वगैरह। अगर मान लो आपको येलो कलर यूज करना है, आपने टर्मरिक को यूज कर लिया, और ऐसे ही आपने अलग अलग कलर्स को नेचुरल से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब फ्लावर से, फूल से, उसे एक्सट्रैक्ट करके आपने कलर्स बनाए। दैट वाज नेचुरल डाइज, और इससे इन्होंने चित्रकारी किया। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे राधे कृष्ण की प्रेम लीला को बताया जा रहा है। सो दैट वाज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग। खासकर न्यूली वेड्स जो होते थे, उनके घरों को सजाया जाता था, और उसमें बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, एक तरह से समझो रोमांटिसिज्म को दर्शाया जाता था। सो दैट वाज द केस कि उनके डे टू डे लाइफ में क्या होने वाला है, उनको कैसे
अच्छा फील कराया जाए। एक तरह से आप लोग जेनजी वाले अगर हो तो वाइब्स की बात करते हो, सो दैट वाज टू गिव द कंटेक्स्ट कि उनको एक अच्छी सी वाइब आए। ओके, सो दैट वाज उस टाइम का एस्थेटिक वाला वाइब। ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ इन दैट टोन। नाउ before ending the session, I would say that I had taken the images from these sources. Now, coming to the legacy of Bihar, always remember Bihar is not just a state, it is an idea that shaped the identity of इंडिया। आज भी जो अखंड भारत की बात करते हो और बोलते हो बिहार को गरीब छोड़ दो, अरे भाई उसने ही अखंड भारत की स्थापना का बात किया था। सो सेक्युलरिज्म की जो बात करते हो, आप लोगों ने देखा अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, उनके फादर बिंदुसार ने आजीविका को प्रमोट किया, और उनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को एक्सेप्ट किया। सो इफ यू लुक एट द थ्री डिफरेंट generations of Mauryan dynasty, then you can see that they promoted three different religions. So why do you want to fight on the name of religion? Let's make India great. Let's make India Vishwaguru. So with this legacy, I wish you happy Bihar Divas. All the best. Take care. Bye bye.